मंच और साथ ही कई खास मेहमान हमारे साथ। आप देख रहे हैं कसम संविधान की और सीधे दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से। अब हम बात करेंगे गुजरात के चुनाव की, जहां सेकंड राउंड की, फाइनल राउंड की वोटिंग कल होनी है। लेकिन हम दिल्ली से ये खास प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गुजरात की हवा लुटियंस दिल्ली को अफेक्ट कर सकती है, उस पर असर डाल सकती है 2024 में। कितना असर डालेगी कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं रुझान जरूर मिलेंगे। तो आपको बता देते हैं, गुजरात में कल सेकंड राउंड यानी फाइनल राउंड की वोटिंग होने जा रही है। और उससे पहले जी न्यूज भी अपील कर रहा है, अगर आप गुजरात में वोटर हैं और इन सीटों पर जिन पर मतदान होना है वहां पर वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आप बड़ी संख्या में वहां पर निकले। 89 सीट्स पर फर्स्ट राउंड में वोटिंग हो चुकी है और सेकेंड राउंड फाइनल फेज की इस वोटिंग के साथ ही गुजरात की 182 मेंबर असेंबली जो है उसमें सारी ईवीएम में अगली सरकार किसकी होगी, क्या बीजेपी कमबैक करेगी, क्या आम आदमी पार्टी जिस परिवर्तन की बात कर रही है उसका असर देखने को मिलेगा, कांग्रेस पार्टी क्या जिन बातों को और जिन दावों को सामने लेकर चल रही है वो कम बैक कर पाएगी, ये सारे सवाल हैं। लेकिन अगर गुजरात में पॉलिटिकल नैरेटिव की या पोल नैरेटिव की बात की जाए तो आपने देखा किसी भी चुनाव की तरह यहाँ पर भी शुरुआत हुई बेसिक सुविधाओं के साथ, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं। उसके बाद बहस शिफ्ट हुई, रोजगार की बात होने लगी, नौकरियों की बात होने लगी और फिर आपने देखा बहस ने एक और आयाम अख्तियार कर लिया और सडनली अचानक आपने देखा कि इमोशंस की बात होने लगी। नेता जनता के बीच जाकर खुद को पीड़ित बताने लगे और जनता इस सोच में पड़ी कि ये तो नेता जनता के बीच जाकर खुद को पीड़ित बताने लगे और जनता इस सोच में पड़ी कि ये तो खुद ही पीड़ित है, तो खुद ही विक्टिम है। इमोशनल कार्ड खेले गए, किसी ने खुद को अछूत बताया, किसी ने बिल्किस बानो का नाम लेकर आंसू बहाए, किसी ने कहा मैंने तो पूरी जिंदगी देश सेवा में लगा दी। अब जनता इन्हें कैसे देखती है, ये इमोशनल अत्याचार है या फिर ये इमोशनल प्रचार है, ये तय गुजरात की जनता करेगी। कॉम्पिटिशन કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। કોંગ્રેસના એક નેતાએ કહ્યું કે આ મોદી કૂતરાના મોતે મરવાનું છે। બીજા એક કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું कि आ मोदी तो हिटलर ना मोते मरवानो छे। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। 100 साल तक गरीबों की आवाज गुजरात में गूंजती रहे। हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखें। तो सेकेंड राउंड से पहले बड़ा सवाल यही है कि ये इमोशनल अत्याचार है या फिर इमोशनल प्रचार है। गुजरात की जनता क्या बेसिक मुद्दों पर वोट करेगी या फिर इन इमोशंस में बह जाएगी, ये बड़ा सवाल है। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। दिल्ली में भले ही आप सर्दी बढ़नी शुरू हो गई हो, लेकिन जो चुनावी सरगर्मी है वो अपने तेजी से ऊपर जाते हुए, तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रीना गुप्ता जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज जी भी हैं और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन नीतू वर्मा जी भी हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजीव जेटली जी भी हैं। इस बहस की शुरुआत रीना गुप्ता जी मैं आपके साथ करना चाहती हूं क्योंकि हमने तस्वीरें देखी, हर किसी ने एक इमोशनल पिच अख्तियार करने की कोशिश की और जनता को यहां पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यही उठेगा, ये इमोशनल अत्याचार रहा या फिर ये इमोशनल प्रचार रहा। देखिए अदिति जी, आम आदमी पार्टी ने हमेशा से मुद्दों की बात करी है, आम आदमी पार्टी ने हमेशा से काम की राजनीति की बात करी है और यही सारी बातें हमने गुजरात में भी करी हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल में गुजरात में ज्यादा कुछ किया नहीं। गुजरात के स्कूल, गुजरात के अस्पताल, गुजरात की सड़कें, गुजरात की बेरोजगारी, गुजरात की महंगाई, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर इस तरह का इमोशनल अत्याचार करना पड़ता है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, हमने गुजरात में भी अपनी गारंटी की बात करी। हमने कहा कि अगर हमारी गुजरात में सरकार बनती है
तो 1 मार्च से आपकी बिजली फ्री हो जाएगी, आपके स्कूल अच्छे हो जाएंगे, आपके अस्पताल अच्छे हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरह का भरोसा इस देश ने अरविंद केजरीवाल को दिया है, मुझे नहीं लगता आज की तारीख में पूरे देश में कोई ऐसा नेता है जिसको 10 साल में जनता ने इस तरह का भरोसा दिया हो। अदिति जी, गुजरात में जो हमने गारंटी कार्ड दिए हैं, वो गारंटी कार्ड लोगों ने बिल्कुल ऐसे लिए हैं जैसे कि वो गारंटी कार्ड, ठीक है रीना जी, को गुजरात की जनता ने असली माना है, क्योंकि उनको पता है कि हमने दिल्ली में जो कहा हमने किया, पंजाब में भी हमने करना शुरू किया है। आज से पहले हमेशा लोग बोलते थे कि सरकारी स्कूल कभी सही नहीं हो सकते, लेकिन दिल्ली में हमने 7 साल में जो बढ़िया सरकारी स्कूल बना के दिखाए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पिछले 70 साल की इस देश की राजनीति में आपकी पार्टी का सरकारी स्कूल नहीं बना पाई। ठीक, और भगवान राम की जब बात की जाती है वो भावनात्मक मुद्दा है। आप जब बोल रही थी तो मैंने अब इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आपकी पार्टी द्वारा अयोध्या की मुफ्त तीर्थ यात्रा की बात कही गई है, क्या उसे इमोशनल मुद्दों में नहीं रखा जाएगा? क्या मैं इस पर आपका जवाब आगे लूंगी, जल्दी से जवाब मैं पहले लूंगी राजीव जेटली का, क्योंकि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ये नहीं करती है, लेकिन बीजेपी जो है वो वोटर पर इमोशनल अत्याचार कर रही है। राजीव जेटली, आपका जवाब। सोमनाथ की धरती को सोमरस की धरती नहीं बनने देंगे। ये गुजरात की जनता बहुत बेहतर जानती है कि सोमरस की धरती जो बनाई गई थी, और उसी के वजहों से इनके आज बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो घोटालों के वजहों से पीछे पड़े हैं। घोटालों की वजहों से उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। देखिए, हम नहीं चाहते गुजरात के अंदर जो एक समृद्ध प्रदेश है, जिसको मुझे लगता है मैं बड़ी अगर लंबी फहरिस्त रखूंगा तो वो बेहतर नहीं होगा, लेकिन गुजरात अपने आप में काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है। ये नाम ही विकास को दर्शा देता है, ये नाम ही अपने आप में बता देता है अगर देश के अंदर बाकी शहरों को, बाकी प्रदेशों को बनना है तो गुजरात की तरह बनना पड़ेगा। हम क्या कल्पना कर सकते हैं गुजरात के अंदर हर चौराहे के ऊपर, हर नुक्कड़ के ऊपर एक बोतल के साथ एक बोतल शराब की फ्री मिले? क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि गुजरात के अंदर सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी जाए, गुजरात के अंदर शराब की नदियां बहनी शुरू हो जाए, गुजरात के अंदर इनकी पार्टी के जो नेता दिल्ली में बैठकर दलाली करते हैं वो गुजरात में बैठकर दलाली करें? क्या हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं? अरे गुजरात तो वो प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर टैंकर नहीं भेजे जाते हैं, लगभग 97% घरों के अंदर नल का पानी पहुंचता है। दिल्ली की तरह बाल्टियां लेकर के पीछे नहीं भागना पड़ता पानी के टैंकर। गुजरात ने जो सवाल उठाया था, उन्होंने ये कहा कि इमोशनल अत्याचार बीजेपी करती है। मैं इस सवाल के साथ आपके पास वापस लौटूंगी। यही बात नीतू वर्मा इन्होंने आपकी पार्टी के लिए भी कही। आपका जवाब कि 100 सिर वाला रावण, या फिर झूठों का सरदार, या फिर जय सिया राम, ये जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते, आधुनिक भस्मासुर। अगर मुद्दों पर लड़ाई थी तो फिर तो इनकी गुंजाइश नहीं थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अभी हमारी साथी प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल जी एक नया गुजरात बनाने के लिए गुजरात पहुंचे हैं। तो जब दिल्ली में पोल्यूशन जो था अपने खतरनाक स्तर पर था, दिल्ली के लोगों को गैस चैम्बर में छोड़कर गुजरात चुनाव लड़ने चले गए। दिल्ली की जनता ने विश्वास करके अगर उनको वोट दिया तो पहले दिल्ली की जनता के लिए सोचना चाहिए था, पहले दिल्ली को एक अच्छा मॉडल बनाना चाहिए था। अभी स्कूलों की बात ये कर रही थी, दिल्ली में कौन सा नया स्कूल बनाया है, कौन सी नई बिल्डिंग बनाई है? पुराने स्कूलों के नए क्लासरूम बनाकर उसमें लीपा पोती कर उसको नया मॉडल दिखाने की कोशिश करें। ये मॉडल आप गुजरात लेकर जा रहे हैं। गलियों में गलियां टूटी पड़ी हैं, जगह जगह कूड़े का ढेर है। एमसीडी में भाजपा थी, ये मॉडल आप वहां पर लेकर जाएंगे? और अगर आप बात करेंगी जय सिया राम की, तो सीता जी श्री राम की पत्नी थी, और ये जग जाहिर है हम हिंदू हैं, मैं भी जय श्री राम कहती हूँ, सीताराम भी बोलते हैं, राधे श्याम भी बोलते हैं, तो इसमें क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है, मैंने ये नहीं कहा इसमें गलत है, लेकिन जब चुनावों के इर्द गिर्द इस तरह की बात होने लगती है तब सवाल उठता है। गलत है ये किसी ने नहीं कहा। देखिए, ये प्रोपेगेंडा जो भाजपा का, मुझे रिपीट करना पड़ेगा, झूठों का सरदार, 100 सिर वाला रावण, प्रोपेगेंडा रहा है। जब चुनाव आने वाले होते हैं तब श्री राम की याद आती है। जब किसी भी प्रदेश में, जब देश में चुनाव होगा तो फिर श्री राम की याद आएगी। क्यों ये पहले मुद्दे क्यों नहीं? चलिए जवाब ले लेते हैं। बीजेपी
ये कहती है कि आप चुनावी हिंदू हैं। बीजेपी ये आरोप आप पर लगाती है, आप ये आरोप बीजेपी पर लगा रही हैं। चलिए जवाब ले लीजिए। राजीव जेटली ये कह रहे हैं कि चुनाव में आपको राम याद आते हैं। नहीं, मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि इन्हीं का एक कैंडिडेट है गुजरात का जिसने बोला सोमनाथ के अंदर भी अल्लाह बसते हैं। हम तो सोचते थे राहुल गांधी जी शायद सोमनाथ में दर्शन करने जा रहे हैं, मंत्र उच्चारण करने जा रहे हैं, पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं। हमें नहीं पता था इनके बंद कमरों के अंदर ये बात होती है कि सोमनाथ के अंदर आपको अगर जाना है तो नमाज पढ़ने के लिए जाना है। नमाज पढ़ने के लिए अगर वो जाते हैं तो आप इनकी आस्था के ऊपर खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं। अरे सियाराम बोलिए ना। मैं तो कहता हूँ सोनिया जी बैठे, प्रियंका जी बैठे, राहुल जी बैठे, एक तस्वीर तो दिखा दें अपने घर की, फिर धार्मिक तस्वीर दिखा दें अपने चले घर गए, की जहाँ बैठ करके इन्होंने रामायण का पाठ किया हो, जहाँ बैठ करके इन्होंने सियाराम ना बीच में नहीं आपने अच्छा नहीं लगता। उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं वापस आपको मंच दूंगी। पहले राजीव जेटली की बात पूरी हो जाए, उसके बाद डॉक्टर उदित राज का कमेंट लूंगी, उसके बाद मैं रीना जी आपको और नीतू जी दोनों को फ्लो दूंगी। एक भी तस्वीर दिखाएं जिसके अंदर सोनिया जी जय सिया राम कहती हुई नजर आ रही हैं। एक भी ऐसी बात बताएं जिसमें राहुल गांधी जी ने इस राजनीतिक नारे के रूप में जो जय सिया राम बोला, इससे पहले कभी भी जय सिया राम बोला हो। एक भी बात ऐसी बताएं। देखिए, राम के भक्त इस देश के अंदर रहते हैं। राम के भक्तों को पता है कि ये मंदिर में भी क्या ढूंढने जाते हैं, और हमने नहीं कहा ये आप ही के उम्मीदवार ने बता दिया। हमें नहीं मालूम था कि आपके अंदर क्या चर्चाएं होती हैं। आप राम की बात करें तो आस्था, और कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी राम की बात करें तो आप कह रहे हैं तो चुनावी नारा है जय सिया राम जब उन्होंने कहा। अरे हम तो कहते हैं राहुल गांधी जी को हम पक्का भक्त बनाएंगे, राम का, भगवान राम के भक्त बनेंगे। हम तो कहते हैं सोनिया जी भी माँ सीता की पूजा करें, और मुझे लगता है कि ये आजादी तो इनके पास होनी चाहिए। अरे ये तो एक पहला मौका मिला है, देश के प्रधानमंत्री ने बदल दिया इनको। ठीक है, उदित राज जी शुरू कर दिए तो ये परिवर्तन देखिए, ये कह रहे हैं कि क्रेडिट तो नरेंद्र, ठीक है, क्रेडिट नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने राहुल गांधी से भी जय सिया राम कहलवा दिया, ये कह रही है बीजेपी। देखिए, ऐसा है कि धर्म की परिभाषा इन्हें नहीं पता है। मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा। धर्म को मैं परिभाषित करता हूँ, It's an state of mind to be with supernatural God. It's between God and individual. धर्म की जो परिभाषा है, अगर इस परिभाषा को कोई काट दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इन्होंने धर्म को बेचा है। धर्म दिखाया नहीं जाता, धर्म अंदर की बात होती है। और पूरे दुनिया में इस तरह से बेचने का काम किसी ने नहीं किया। सोनिया जी या मैं और राहुल जी किसको पूछते हैं, किसको मानते हैं? ये तो मुस्लिम आदमी को भी, ईसाई भी आकर के चिल्लाने लगे, मैं जय सिया राम बोलने लगे, तो वो राम को मानना हुआ। ये सब वोट की राजनीति करते हैं, धर्म को बेचने का काम करते हैं। सोनिया जी क्यों कह के करेंगे, राहुल जी क्यों कह के करेंगे, इनको क्यों दिखाएंगे? ये धर्म उनकी अपनी आस्था है, और धर्म आंतरिक मामला है, आंतरिक मामला है। धर्म को बेचने का काम किया है इन्होंने, देश को बर्बाद करने का काम किया, रोजी रोटी के ऊपर एक सेकंड रुक जाइए राजीव जेटली, क्योंकि मैं चाहती हूं जब दर्शकों को क्लैरिटी मिले, भगवान को कोई दिखावा करना है। आपका क्या मतलब है? ये जो आप बेचना शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बेचने से आपका क्या मतलब नहीं, बेचने का मतलब है कि धर्म एक व्यक्तिगत चीजें हैं। हम मार्केट में सर, मुझे पता है, आस्था जो है वो निजी मसला है, निजी मामला है। बोलने दीजिए। एक ईसाई भी, एक नास्तिक भी, एक मुसलमान भी जय सिया राम करता रहेगा। आप ये बताइए, आप जब ये कहते हैं इन्होंने बेचा है धर्म को, आपका मतलब क्या है उदित राज जी? आप मुझे इसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अंदर से मैं, बाहर से मैं राम राम कहूं, अंदर से मैं नफरत करूं, ये बुलवाने का क्या मतलब? भगवान को सुनाने की जरूरत है। ये कौन होते हैं भगवान और जनता के बीच में? होते कौन है? ये तो आपका आरोप हुआ। भगवान और जनता के बीच में कौन होते हैं? ये दलाली कर रहे हैं क्या भगवान और जनता? एक सेकंड, हमारी शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। एक सेकंड जवाब दीजिए राजीव जेटली, उसके बाद रीना जी मैं आपको मंच दूंगी, क्योंकि आरोप वो बीजेपी पर लगा रहे हैं। आप इनका आरोप है, ठीक है सर, हिंदू धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। एक सेकंड, आपसे मैं पूछ रही हूँ बेचने से आपका क्या मतलब है? आप कह रहे जबरदस्ती कहलवा रहे हैं, यही आप एक्सप्लेन कर पाए इसे। आप कह रहे हैं हिंदू धर्म को ये बर्बाद कर रहे हैं। आप जवाब लीजिए राजीव जेटली, ये तो कह रहे हैं आप हिंदू धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, आप जबरदस्ती बुलवाते हैं लोगों से, आप धर्म को बेचते हैं, ये तीनों आरोप लगा रहे हैं उदित राज आप पर।
मतलब इतने उत्साहित हो गए, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि राहुल गांधी जी को भी बोलना पड़ गया, अंदर की बात बाहर निकाल दी, या अंदर की बात अंदर कुछ और बाहर कुछ और बोलना चाहते हैं। जय सिया राम की बात किसने उठाई? राहुल गांधी जी ने। हमने तो नहीं गई थी उन्हें उठाने के लिए, लेकिन राहुल गांधी जी इतने दबाव में आ चुके हैं कि अब उनकी मजबूरी बन गई है कि मुझे भी भगवान राम की शरण में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा उद्धार नहीं होगा। और दूसरी बात, धर्म की बात करते हैं आप लोग। धर्म संविधान को धार्मिक रूप से बदलने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अगर मैं बताऊं तो जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरे कौन है? राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी ने ही शाहबानो केस के बाद कानून बना के उन महिलाओं के अधिकार छीने, मुस्लिम महिलाओं के। आप धर्म की बात करते हैं, दलाली आपने करी धर्म की, हमारे संविधान को बदल के, कानून बदल के। आप किस आधार पर बोल सकते हैं? अरे आप तो मुसलमान के भी नहीं हुए, हिंदू छोड़िए, अब तो मुसलमान के भी नहीं हुए। बद दुआएं देती होंगी महिलाएं आपको घर में बैठ के। मेरे आप हिंदू के भी नहीं, आप हिंदू, हजारों वर्ष से दलितों पिछड़ों का शोषण किया है। आपका ये हालत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों धर्म छोड़ा था? आप ही लोगों को, जैसे कि आप जबरदस्ती करते हैं, शोषण करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों नहीं छोड़ा? आप ठेकेदार हैं, कम से कम तथ्यों पर तो रहना चाहिए। यहाँ पर पॉलिटिकल आरोप लगाने के दौरान रीना गुप्ता जी, आपका जवाब, आपका इंटरवेंशन। एक सेकेंड, जिस पैनलिस्ट का मैं नाम लूंगी वही बोले, क्योंकि यहाँ पर मैंने सबको वक्त दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई हक नहीं है श्री राम का नाम लेने का और राम राज्य की बात करने का। 27 साल से इनका शासन चल रहा है गुजरात में। 27 साल अगर एक पार्टी को मिल जाए तो उस स्टेट में राम राज्य होना चाहिए। इनका कैसा राम राज्य है? वहां जहरीली शराब पी के 100 लोगों की मौत हुई। मोरबी हत्याकांड, जहां इतने बच्चों की मौत हुई, वहां की माएं बिलक बिलक के रोती रहीं। ऐसा राम राज्य? शर्म आनी चाहिए इनको ये कहते हुए कि राम राज्य इन्होंने गुजरात में किया है। अगर राम राज्य की कोई बात कर रहा है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रहे हैं। हमारे राम राज्य में अच्छे स्कूल होते हैं, हमारे राम राज्य में अच्छे अस्पताल होते हैं, सबको खाने के लिए मिलता है, सबको बढ़िया शिक्षा मिलती है, सबको सम्मान मिलता है, महंगाई नहीं होती है, गरीबी नहीं होती है। 27 साल में सिर्फ भारतीय जनता। शांत होइए, शांत होइए। आप बताइए, मोरबी हत्याकांड में किसको आपने जेल में भेजा? सबसे पैसा लेके आपने नाजायज चंदा लेके सबको बाइज्जत बरी कर दिया। अगर आप में हिम्मत होती तो मोरबी हत्याकांड के लोगों को आप जेल में अंदर करते। आपने 2 गरीबों को जेल के अंदर किया है। गुजरात की वो सारी माएं जिनके बच्चों की मौत हुई है। अरे भाई ठीक है, अगर ये मुद्दे हैं रीना जी, फिर मेरा वो सवाल है जो मैंने आपसे पहले पूछा था। रीना जी, फिर मेरा आपसे वही सवाल होगा, आपको क्यों कहना पड़ा कि हम अयोध्या की मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएंगे? क्यों कहना पड़ा अरविंद केजरीवाल को कि मैं तो जन्माष्टमी के दिन हुआ था? क्यों आपके विरोधियों को कंस की औलाद कहा गया? ये इस सब की क्या जरूरत थी? इतने सारे मुद्दे थे, आपके हिसाब से बीजेपी नाकाम थी, आपका दावा है, तो फिर इस तरह की शब्दावली की जरूरत क्या थी? बिल्कुल सही आपने कहा। हम चाहते हैं कि दिल्ली का हर नागरिक एक खुशहाल जीवन जिए। उसके लिए बढ़िया स्कूल, बढ़िया अस्पताल, बढ़िया बिजली, बढ़िया पानी हमने प्रोवाइड किया। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि वो तीर्थ यात्रा करें, जो सक्षम नहीं होते हैं उनके लिए आम आदमी पार्टी ने कहा कि असली राम राज्य वो है जिसमें स्कूल, बिजली, पानी, खाना पीना, बढ़िया सड़कें, बढ़िया अस्पताल के अलावा अगर आप इच्छा रखते हैं कि आप तीर्थ यात्रा करें तो वो भी सरकार कराएगी। ठीक है रीना जी, फिर वो वाला स्टेटमेंट भी उठेगा जिसमें ये कहा गया है अयोध्या में तीर्थ यात्रा में लोग बात उठेगी। ठीक है, अब एक सेकंड, अब उदित राज जी, पहले उदित राज जी का एक इंटरवेंशन, उसके बाद राजीव जेटली का जवाब, जल्दी जल्दी प्लीज। ये जो कह रहे हैं कि ये दिल्ली का एजुकेशन मॉडल, इनके सत्ता के आने के पहले 98.3% CBSE में रिजल्ट कांग्रेस के समय में आया था। आज 20,000 से ज़्यादा टीचर वहाँ पर परमानेंट नहीं है। तमाम सारे स्कूलों में टीचर नहीं है। ये झूठ बोलते हैं। आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो दिल्ली में बेचते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो दिल्ली में बेचते हैं, पंजाब में बेचते हैं, भगत सिंह का, और गुजरात में लक्ष्मी और गणेश का। एक बीजेपी और कांग्रेस,
के स्टूडियो से बाहर जाके दो लोगों से बात करके कोई 5 काम गिना दीजिए कांग्रेस की तो इतनी बुरी हालत है कि आज की तारीख में एक सेकंड रीना जी, अगर चर्चा की बात है तो फिर तो नरेंद्र मोदी की भी बात हो रही दुनिया भर में, तो क्या फिर मोदी मॉडल मान लेंगे? मैं आपसे ये कह रही हूं, जो सवाल उठ रहा है, जो अभी उदित राज जी ने भी सवाल उठाया, और सवाल वो उठेगा कि एक तरफ आप मुफ्त तीर्थ यात्रा की बात करेंगे, आप कहेंगे दूसरे जो हैं वो इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं, वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो आपके वादे हैं, जो आपकी शब्दावली है, उस पर भी सवाल उठेगा। जल्दी से उदित राज जी आपका कॉमेंट, और उसके बाद राजीव जेटली और फिर नीतू जी। आदित्य जी, दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर के फोटो को बेचते हैं, विचारधारा से नफरत है। अपने मंत्री जो दलित मंत्री थे उनकी बलि ले ली, और पंजाब में भगत सिंह का फोटो बेचते, और वहाँ गुजरात जाते जाते लक्ष्मी एंड गणेश का फोटो। ये मतलब है कि कितने मुंह हैं, कितने झूठ बोलते हैं। 500 स्कूल बना दिल्ली में, 20 कॉलेजेस बना दिल्ली में, एक कर्मचारी अधिकारी जितने सफाई कर्मचारी थे परमानेंट एक हुआ, सब झूठ बोला था, सब झूठ बोला था, सब झूठ बोला। ठीक है उदित राज जी, रीना जी ये कह रहे हैं आप एक तरफ बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर हटा देते हैं, गांधी जी को साइडलाइन कर देते हैं, दूसरी तरफ आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर चाहिए नोटों पर, वो क्या है? बिल्कुल भी नहीं। हमने तो हमेशा से कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर का जो सपना था कि इस देश के हर बच्चे को बढ़िया शिक्षा मिले, वो सपना पूरा करने के लिए अगर कोई पार्टी मेहनत कर रही है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। हम दिल्ली में बढ़िया स्कूल्स हमने बनाए, पंजाब के स्कूल्स की हम कायाकल्प कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने और अकालियों ने मिलकर जो पंजाब की बुरी हालत करी थी, आप गांधी जी को साइडलाइन क्यों कर दिया? गांधी जी को कहीं साइडलाइन नहीं किया है, महात्मा गांधी हो चाहे अम्बेडकर जी हो, सबके जीवन पॉलिसी के बारे में भी बात कर लीजिए, सबके जीवन से दिल्ली के युवाओं को एक के साथ एक बॉटल फ्री जो आपने दिया उसकी भी बात करिए। पार्टी में हम तो बढ़िया पाठ्यक्रम चलाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे उदित राज कह रहे हैं, रीना जी कुछ बातें डिबेट में आती है, मैं अपने दर्शकों से हमेशा कहती हूँ, कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे पैनलिस्ट जो है वो सिर्फ डिबेट के लिए रखते हैं, जब जनसभाएं होती हैं उसमें इस तरह से बात नहीं होती है। अभी जैसा कि डॉक्टर उदित राज ने कहा, लक्ष्मी जी गणेश जी की तस्वीर, अयोध्या में मुफ्त तीर्थ यात्रा, कंस की औलाद, जन्माष्टमी के दिन जन्म, राम कृष्ण की बात, अगर असल मुद्दे हैं तो फिर इन सब के जिक्र की नौबत क्यों आती है, सवाल पूछा जाएगा। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे राजीव जेटली जी आपका भी। देखिए मैं क्या बताऊं, हम दिल्ली के अंदर इस शो को कर रहे हैं, दिल्ली की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता ने महसूस किया है, सरकार किसी की भी क्यों ना रही हो, यहाँ पर इतने बुरे हालात दिल्ली के कभी नहीं हुए थे, आज कस्बा बना के छोड़ दिया है, विकास नाम की चीज नहीं दिल्ली के अंदर, और उसके बाद ये कहते हैं हम दिल्ली का मॉडल लेके आएंगे। अरे गुजरात की जनता जब दिल्ली में आती है तो देखती है कि कैसे दिल्ली को बर्बाद कर दिया गया है। ठीक है, ये तो बेसिक मुद्दे रहे, वो मॉडल रहे। मैं आपसे यही बात सही थी जेटली जी, आपकी शब्दावली में भी राम आए। एक सेकंड रीना जी प्लीज, आपके यहाँ भी शिशुपाल, जनता सुदर्शन चला देगी, जब आपने डिलीवर किया है आपके हिसाब से गवर्नेंस में, तो इन सब की जरूरत क्या है? देखिए हम तो कहते हैं मैंने सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपको क्या बोला, मेरा गुजरात बोल देना ही काफी है। मैं गुजरात बोल दूंगा तो मतलब विकास, गुजरात और विकास एक दूसरे के पूरक है। गुजरात और विकास अगर हम जोड़ दें तो पूरे देश के अंदर उस मॉडल को अपनाया जाता है, और अपनाया जाता है किसी भी राजनीतिक दल में, किसी भी राजनीतिक पार्टी में, और कोई भी कहता है कि मैं गुजरात से बेहतर करके दिखाऊंगा। अरे भाई जब मैं कह रही हूं, आप खुद ही कह रहे हैं गुजरात मॉडल की वो दी जाती है, नसीहत दी जाती है, तो फिर ये इस तरह की शब्दावली क्यों आई, वही तो मेरा सवाल है। शब्दावली तो हमारी शब्दावली करके प्लीज रीना जी वो आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, मैंने आपको बहुत टाइम दिया है मैम, प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज मैडम, प्लीज राजीव जेटली की आवाज मैम, प्लीज राजीव जेटली की आवाज। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं, देखिए हम ये बात कहते हैं कि आप वक्त पे बदलिए मत, आप या तो अभी ऐलान कीजिए, मैं तो बोलता हूं आम आदमी पार्टी से कि मैं वही मॉडल अपनाऊंगा जो दिल्ली में मौलवियों को 18 हजार रुपए मैं मंथली जो सैलरी देता हूं, तनख्वाह देता हूं, वही तनख्वाह मैं गुजरात में भी जाके मौलवियों को दूंगा। बोल के दिखाएं अभी यही मॉडल अपनाएं। क्या दिल्ली मॉडल ये नहीं है? क्या बताइए, दिल्ली के अंदर, गुजरात के अंदर मेरे अभी तक जो नलों में पानी आता वो बंद करवाऊंगा, मैं टैंकर में घोटाला करूंगा, टैंकर में पानी भेजूंगा, गली गली में जाएंगे लोग पानी। राजीव जी आप भी जो सवाल मेरा उसमें जवाब नहीं दे रहे, जल्दी से कमेंट कीजिए आप।
ये करके शराब का धंधा होता है, यही गुजरात मॉडल है। हर महीने वहाँ ड्रग्स पाई जाती है, क्या यही गुजरात मॉडल है? रीना जी जो ड्रग्स पाई रीना जी और राजीव जेटली, मैंने नीतू वर्मा का नाम लिया है, क्या यही गुजरात का मॉडल है? बताइए जेटली जी। क्राइसिस नहीं होना चाहिए आप में से किसी को। देखिए, गुजरात मॉडल की बात करते हैं। कैसा गुजरात मॉडल? जब विदेश से मेहमान आते हैं तो गुजरात की जो चीजें नहीं दिखानी चाहिए, जो खराब है, सड़कें हैं, जो मोहल्ले हैं, उनको छुपा दिया जाता है, उनको ढक दिया जाता है। ये गुजरात मॉडल है। परीक्षाओं में धांधली हो रही है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा, बेरोजगारी चरम पर है, ड्रग्स पाई जाती हैं आपके पोर्ट्स पर। ये गुजरात मॉडल है। इसका जवाब दीजिए ना। गुजरात मॉडल क्या, जहां पर लोगों के साथ में जो है ठीक है, मैं आपसे भी कह रही हूँ, मैं तो यहाँ सब पैनलिस्ट से कह रही हूँ, जब इतने सारे मुद्दे हैं, बीजेपी कहती है हमने डिलीवर किया, आपके मुताबिक बीजेपी फेल हो गई। जब इतने सारे मुद्दे हैं तो आपको श्री राम, जय सिया राम, नफरत का सौदागर, झूठों का सरदार, 100 सिर वाला रावण, इन सब की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है ना मैम। देखिए, इसका जवाब देना चाहूंगा। हाँ दीजिए। और डॉक्टर उदित राज। देखिए आदित्य जी, मोदी जी को सारी आजादी है, कुछ भी बोलो, बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ, 100 करोड़ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, हाइब्रिड, 600 करोड़ वोटर से चुना गया, वो कुछ भी बोले, इसलिए पापटंग हो जाए, कुछ भी बोले, उसका पर डिबेट नहीं होता है। डिबेट जब कांग्रेस के लोग बोलते हैं, एक भी डिबेट या एक भी लफ्ज आपने मोदी जी के बारे में सुना? आपने सुना एक बार मोदी जी किसी को कुछ भी कह दें, कुछ भी कह दें, उसकी हिम्मत है, मीडिया की हिम्मत है। और राहुल जी सही भी बात करते हैं और खड़गे जी सही भी बात करते हैं, तो भी आप लोग जो चैलेंज करने की हिम्मत है वो सिर्फ मीडिया को ही चैलेंज करने की हिम्मत है। ये जो आप लोगों ने एक माइंडसेट बना लिया है ना कि आप जाकर बस मीडिया पर अटैक कर देंगे। तो सुनिए डॉक्टर उदित राज, राजनीति में है ना, जनता के साथ जुड़ना पड़ता है, वोटर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। अपनी नाकामी का ठीकरा मीडिया पर कब तक फोड़ेंगे? आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी सर, आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। जनता के बीच जाइए ना, जनता के बीच जाइए आप। सुनिए, नहीं सुन लीजिए मेरी बात। जिस दिन मेरा मन, आप सुन लीजिए, जिस दिन मुझे लगेगा, आप सुन तो लीजिए, आप बस बात करेंगे, सुनेंगे नहीं। जिस दिन मन करेगा मेरा, उस दिन मैं चुनाव लड़ूंगी। आपके कहने से चुनाव नहीं लड़ूंगी, आपके कहने से मैं अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट को अफेक्ट नहीं होने दूंगी। सुनिए सर, आप मेरी अदालत नहीं है उदित राज जी, आप मेरी अदालत नहीं है, मेरी अदालत जनता है, मेरी अदालत दर्शक है। मेरा दर्शक जब तक मुझे देखता है वो समझता है मैं हर किसी से सवाल पूछती हूँ, आपका दुराग्रह है, उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए यहाँ खड़ी नहीं हूं, मैं हूं बहस के लिए। आप ये मुझसे कह रहे हैं, इस वक्त जो आप बातें कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। मैंने नहीं सुना सर ऐसा। आपके मुताबिक अगर जो मोदी जी करते हैं वो गलत है और आप ये कहने लगे वो गलत करते हैं और हम भी इसलिए गलत ही कर रहे हैं, तब भी जनाब आप गलत ही हैं। आपका कहने का जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो उसी में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। अब जवाब ले लीजिए आप राजीव जेटली से। मीडिया अकाउंटेबल नहीं है, राहुल गांधी क्या कहते हैं और मोदी जी क्या कहते हैं। आपकी पार्टी और इनकी पार्टी अकाउंटेबल है। जवाब लीजिए राजीव जेटली से, राजीव जेटली से जवाब लीजिए। आपने सवाल पूछा है ना, राजीव जेटली से जवाब लीजिए। हमें तो कुछ नहीं कहा। खड़गे साहब तो आप ही से पूछ रहे हैं, आप मेरी चाय क्यों नहीं पीते हैं? अच्छा आप पीते हैं, बताइए, आप खड़गे साहब की चाय पीते हैं क्या? आप तो पी सकते हैं ना। राहुल गांधी जी बड़े व्यक्ति हैं, राहुल गांधी जी अमीर आदमी है, राहुल गांधी जी का विदेश से संपर्क है, राहुल गांधी जी अपने आप को बड़ा मानते हैं। बात है यार, राहुल गांधी जी के बारे में आप व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। यहाँ पर आप व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या मानिए है गुजरात साहब, 22 साल के बाद गुजरात बताइए ना क्या हुआ? गुजरात में जो 27 साल की तरफ एक बात सुनिए सारे पैनलिस्ट से, मुझे एक बात कहनी है। अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो मैं डिबेट क्लोज कर दूंगी। मैंने तो बोला नहीं सर, मैं सबको कह रही हूँ। एक सेकेंड, मैं किसी एक इंडिविजुअल को नहीं कह रही, मैं सबको कह रही हूँ। बहस का एक तरीका होता है, उस तरीके से आप बहस कीजिए। राजीव जेटली जवाब पूरा कर लीजिए, उसके बाद रीना गुप्ता मैं आपको मंच दूंगी, लेकिन अपनी बारी का इंतजार कीजिए।
राजीव जी। मैं तो देखिए ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं कहता हूं कि खड़गे साहब हमें इनवाइट करें पूरी भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी में तो कल्चर ही नहीं है ना भेदभाव का। हम तो उनके घर आएंगे चाय पीने के लिए। अरे देश के प्रधानमंत्री को भी इन्वाइट करेंगे, वो भी उनके घर आएंगे। राहुल गांधी जी से हाथ जोड़ करके विनती है, राहुल गांधी जी उन्हें छोटा मत समझिए। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मान देना सीखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बनाई हुई चाय पीजिए, भेदभाव मत कीजिए। अब बड़े हो सकते हैं, वो छोटे हो सकते हैं, लेकिन आप ही का क्लेम है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आप इस तरीके की बात अभी करेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा की हकीकत जान लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर देश को जोड़ने चले हैं। आप तोड़ते हैं, हम देश को जोड़ रहे हैं। 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। अभी आदित्य जी ने एक बड़ा मौलिक सवाल उठाया, मैं बड़ा उस सवाल को जवाब देना चाहता हूं कि जो भाषा मोदी जी बोले वही कांग्रेस बोले तो क्या फर्क हुआ। ये सवाल बहुत मौलिक है। दोनों तरफ से असभ्य भाषा और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब स्लिप ऑफ टंग कांग्रेस की तरफ हो जाता है वो मुद्दा बनता है। और जब मोदी जी कहते हैं तो कहीं भी बहस नहीं चलता है, कहीं भी डिबेट नहीं होता है। मैंने अपना सवाल पूरा कर दिया, जवाब पूरा कर दिया। यही बुनियादी फर्क है। सर आपके बुनियादी फर्क के लिए मैं आपकी ट्रायल कोर्ट में पेशी नहीं दे रही हूँ सर। अगर आप देखना नहीं चाहते तो वो आपकी दिक्कत है। इसी मंच पर खड़े होकर आपने 50 बातें गिनवाई हैं और आप कह रहे हैं ये बुनियादी फर्क है। सोच लीजिए, आप खुद को ही तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। इसी बुनियादी फर्क के तहत, इसी बुनियादी फर्क की याद आपको कभी डिबेट नहीं होता। मोदी जी क्या बोल रहे हैं, उसके बाद कोई रीना गुप्ता डिबेट का। नहीं आता। ठीक है सर, आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखें, जिन्हें जरूरत हो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है सर, मैंने आपसे पहले ही कहा मेरी ट्रायल कोर्ट आप नहीं है। मैं कांग्रेस और बीजेपी के सामने पेशी नहीं देती हूँ और ना आम आदमी पार्टी के सामने। मेरी पेशी जनता की अदालत में होती है, वहीं सर्टिफिकेट लेती हूँ और आपको भी वहीं देनी चाहिए। वहीं कनेक्ट है, वहीं वोट है, ये कहूंगी। राजीव जेटली आपका जवाब। नहीं, मैं उदित जी के दर्द को समझ सकता हूं, इनकी पीड़ा को समझ सकता हूं। इनकी वही पीड़ा है जो खड़गे साहब की पीड़ा है। मैं बार बार इसी बात की विनती कर रहा हूं, लेकिन अगर फिर भी नहीं लेना चाहते तो अलग सब्जेक्ट है। उदित जी, इस देश के अंदर परिवर्तन जिसने महसूस किया है ना, आपने कहा कि मोदी जी की बात के ऊपर डिबेट होती है, हमारी बात पर डिबेट नहीं होती। अरे मोदी जी तो जब कोई शब्द बोलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गूंजता है। वो मोदी जी की तारीफ केवल भारत नहीं, दुनिया का हर प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति करता है। मोदी जी की जो नीतियां हैं उनको फॉलो किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कहा जाता है जो भारत करके दिखा रहा है वो दुनिया में नहीं हो पा रहा है। अरे आज हमने ब्रिटेन को पीछे पछाड़ दिया है आर्थिक व्यवस्था के अंदर। आज हम दुनिया के अंदर जो परिवर्तन लेकर के आए हैं उस परिवर्तन का एहसास इस देश की जनता ने भी करा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हुआ है। लेकिन आप लोग इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं हैं? आपको लगा क्योंकि हम भगवान राम के भक्त हैं, आपको लगा हम भगवान राम के भक्त हैं तो अब ये आखिरी तीर छोड़ के देख लेते हैं कि हम जय सिया राम बोलेंगे। हो सकता है कि हमारे को भी कहीं ना कहीं कोई माइलेज मिल जाए, लेकिन माइलेज डिलीवरी से मिलता है। राजस्थान के अंदर राहुल गांधी जी की, एक सेकंड अदिति जी, 2 मिनट, 30 सेकंड लूंगा बस, और 30 सेकंड। राहुल गांधी जी की यात्रा राजस्थान से निकल रही थी। राहुल गांधी जी ने लोगों को इनवाइट किया, कार्यकर्ताओं को बुलाया। आपको पता है कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि हमारे घरों में शादियां हैं, ब्याह है, फंक्शन है, हम नहीं आ सकते हैं। जहां पर 700 लोगों को आना था वहां 7 आए और 7 में से भी 3 रह गए। और बताइए, जहां कार्यकर्ता ही आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, कार्यकर्ता ही आपको नजरअंदाज कर रहा है, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि उनका कंपैरिजन मोदी जी के साथ हो जाए? वो जब कुछ बोले तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात होती है। अगर आपने डिलीवरी की होती तो देखिए कैसे आप बात कर रहे हैं। राजस्थान से निकल रही थी, राजस्थान तो आज पहुंची है यात्रा। अभी तो मध्य प्रदेश से निकल के आज राजस्थान पहुंची। आप तो पहले झूठ बोल रहे हैं, आप तो पहले ही झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा पढ़ के आया करिए तो मेरे साथ ये बहस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अभी या तो गहलोत को या सचिन पायलट जी को फोन मिलाइए, उनसे लाख भीड़ हो रही है, क्यों झूठ बोल रहे हो भैया? आज मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे अभी तो हो सकता है आप दिल्ली से बाहर नहीं निकलते हैं, हो सकता है दिल्ली से बाहर नहीं होगा तो झूठ बोल रहे हो भाई। आपको हर चीज दिल्ली से बाहर नहीं निकलते। अरे भाई क्या बात। चलिए ठीक है, एक कमेंट जहां पर रीना गुप्ता जी आपका, लेकिन जो मेरा सवाल था उसी सवाल पर लौटिएगा। उसी सवाल पर लेकर आगे आ गए हैं। एक सेकेंड मैडम प्लीज। अदिति जी, जी रीना गुप्ता, लेकिन जो सवाल था मेरा, अदिति जी देखिए, उस सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ मैम। गुजरात में जब से गुजरात राज्य बना है,
भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकार चल रही है। दोनों की सरकारें, दोनों पार्टी मिली भगत से सरकार चला रही हैं। नहीं तो आप देखिए कि पहली बार इस बार जब से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को स्कूल में जाके बैठना पड़ा। आज तक कभी स्कूल में नहीं गए। वो बात अलग है कि नकली टेंट वाले स्कूल में जाके बैठना पड़ा, क्योंकि असली स्कूल तो उन्होंने गुजरात में बनाए नहीं। मोदी जी को 50 किलोमीटर लंबा रोड शो करना पड़ा। सवाल का जवाब वो भी रात में करना पड़ा, क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे थे रोड शो में। फिर तो आपको और खुश होना चाहिए था। आपको क्यों याद दिलाना पड़ा राम और कृष्ण को? आपको क्यों कंस की औलाद याद दिलानी पड़ी? इस सवाल का जवाब दीजिए मैम। गुजरात में परिवर्तन की लहर है, बदलाव की लहर है। गुजरात के लोग भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों से परेशान हो चुके हैं और इस बार वो आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। भरोसा है, असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं, पता है आप लोगों में होड़ लगी है कि नरेंद्र मोदी के सामने बड़ा हिंदू कौन है? केजरीवाल जी कह रहे हैं कार्यकर्ताओं से चलिए गुजरात से वापस चलो, यहाँ को छोड़ने वाला नहीं है। दिल्ली का मॉडल तो जीरो मॉडल। जवाब ले लीजिए नीतू जी से, जवाब लीजिए मैम, जवाब ले लीजिए नीतू जी, जवाब ले लीजिए। खोलने की बात की, कितने स्कूल खोल दिए आपने नए, कितने अस्पताल खोले आपने? आपका जो पानी पीने का जो है उसमें गटर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। आपने पोल्यूशन की हालत देख लीजिए, इतना कूड़े के पहाड़ है आपके, क्या निवारण कर रहे हैं उसका? आप दिल्ली सरकार, अरे सिर्फ बोलते रहने से थोड़ी कुछ होगा। केजरीवाल जी भी यही करते हैं, रीना जी, प्रवक्ता भी यही करते हैं। जवाब दीजिए मैम, जवाब ले लीजिए ना उनका, जवाब ले लीजिए। लेकिन जो दर्शक देख रहे होंगे, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। और मैं, जब आप इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, अगर ये सारे मुद्दे जो सवाल मैं इनसे पूछ रही हूँ, ये सवाल उठने ही नहीं चाहिए थे, तो फिर इन्हें उठाया क्यों? क्यों सुनने में आया कंस की औलाद? क्यों सुनने में आया जन्माष्टमी, राम कृष्ण, मुफ्त तीर्थ यात्रा, गणेश जी लक्ष्मी जी की तस्वीर, या फिर जय सिया राम, झूठों का सौदागर, सरदार, या 100 सिर वाला रावण, शिशुपाल, सुदर्शन? ये सब क्यों जिक्र आए? ये सब क्यों जिक्र आए अगर बहस मुद्दों पर है तो? राजीव जेटली जी, हमारे उसके बाद उदित राज जी आपको मंच दूंगी, प्लीज। थैंक यू। मैं तो कहता हूं कि अंतिम व्यक्ति, गरीब तक पहुंचना, गरीब को कैसे सुविधाएं देनी है, कैसे देश को आगे लेके जाना है, कैसे देश के अंदर परिवर्तन करना है, विकास किसे कहते हैं, ये देश की जनता ने देखा है। देश की जनता 27 साल से गुजरात सरकार को चुनती हुई आई है। देश की जनता 2 बार प्रधानमंत्री को चुन चुकी है और पहली बार से ये नहीं तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं। आप केजरीवाल जी की तरह हरकत करोगे तो मैं बात नहीं करूंगा। आप केजरीवाल जी की तरह हरकत मत करो, आप अपनी तरह रहो ना, आप केजरीवाल जी की तरह मत करो। मैं कह रहा हूं कि हाँ, ये परिवर्तन महसूस किया है और इस परिवर्तन को डिफाइन करने के लिए हम डिबेट तो करते हैं, वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इस देश की जनता घर पे बैठ करके महसूस करती है कि मेरा देश किनके हाथों में सुरक्षित है। देखिए, केजरीवाल साहब पंजाब में सरकार बनाने के बाद पहली बार उसके नेबरिंग स्टेट हिमाचल के सोलन में गए। सोलन में धक्के मार के पंजाब की जनता ने वहां से निकाला। पंजाब की जनता इंतजार कर रही थी, केजरीवाल साहब आपको ढूंढ रहे थे हम, कहां गए हमें ठगने के बाद, कहां भाग गए आप लोग? और हिमाचल में जाके घेरा उन्हें। और केजरीवाल साहब जैसे भागे हिमाचल से, जिस तरीके से भागे हिमाचल से, गुजरात गए। राजीव जेटली, आपने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप जल्दी से एक जवाब मैं उदित राज जी का भी ले लेती हूँ। उदित राज जी, देखिए आदित्य जी, आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ रही है, यह आसान चुकाने का। इन्होंने आरएसएस बीजेपी ने वोट उनको पंजाब में दिलाया। आप यहाँ बोलने दीजिए, देखिए एक गलत बात, मैं नहीं बोलता हूँ किसी के बीच, नहीं मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं किसी बीच में नहीं बोलता हूँ। तो और ये गए हैं वहाँ रूरल गुजरात में 7,000 8,000 वोट काट देंगे हर विधानसभा में, तो बीजेपी आराम से निकल जाएगी। बीजेपी के अगर 3 दल ना हो तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। एक MIM, दूसरा BSP और तीसरा आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी, इनमें कोई फर्क नहीं है। इन्होंने कहा था, सिसोदिया ने कहा था, हिम्मत हो गिरफ्तार करे, ये कह रहे थे गिरफ्तार करेंगे, किया गिरफ्तार।
और उल्टा जो मैंने कहा उसका जवाब मीना जी ने नहीं दिया। राजेंद्र पाल गौतम दलित मंत्री का इस्तीफा ले लिया और सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं करप्शन में, उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? ये भेदभाव है, ये दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। अरविंद केजरीवाल का इतिहास ही आरक्षण विरोधी है। आपसे अभी वो पूछ रही थी कि ये तो आप आए हैं ना, 27 साल से गुजरात में आपकी पार्टी क्या कर रही है, ये पूछ रही थी वो। और यही आरोप आप पर असदुद्दीन ओवैसी भी लगाते हैं, वो भी यही पूछते हैं। वो कहते हैं ना मैं अमेठी गया हूं, ना मैं जो लोकसभा सीटें थी जिनमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट टक्कर थी, ना एआईएम उन सीटों पर इन्वॉल्व थी, तो फिर कांग्रेस पार्टी इस तरह के आरोप कैसे लगा सकती है? 27 साल में क्यों नहीं हटा दिया बीजेपी को गुजरात से? मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, ऐसा है कि यह देश हर चीज में तो आस्था देखता है, सांप में भी देखता है, पत्थर में भी देखता है, चूहे में भी देखता है। ये जिस तरह से हिंदू मुसलमान का माहौल खड़ा कर दिया मीडिया के द्वारा, अच्छा। लोग वोट इमोशनल हो चुके हैं, रोजी रोटी भूल गए हैं। गुजरात मॉडल में हेल्थ इंडेक्स में गुजरात 11वें स्थान पर, और दूसरा आपका पर कैपिटा में 11वें स्थान पर। गुजरात मॉडल है कहाँ गया? सब झूठ। उदित राज जी, ये सब झूठ है तो ठीक है सर, आपको तो मैंने मुद्दों पर ही बात करने के लिए बुलाया था। हिंदू मुसलमान की बात किसने की? एआईएम की बात किसने शुरू की? हाँ, शाहबानो के केस में किसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला था सर? तुष्टीकरण की राजनीति किसने की? धर्म बेचने का आरोप किसने लगाया था? धर्म को बर्बाद किया जा रहा है, ये आरोप किसने लगाया था? ये सब किसने कहा उदित राज जी? देखिए, ऐसा है कि शाहबानो केस के मामले में हो सकता है गलती हुई है, लेकिन आज जो ये पहली बार कांग्रेस अरे सुनिए तो बोलने दो भाई, अरे बोलने दो भाई, ये बोलने दो भाई। आज नहीं बोलने नहीं, पहले भी कहा गया है, लेकिन आज जो देश खड़ा हुआ है, जनतंत्र की जड़ें मजबूत है, ये कांग्रेस की ही देन है। आप भी बताइए, आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है दिल्ली में, क्या दिल्ली का कौन सा विकास हो गया? एक विकास बता दो। और जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, जवाब मैं देना चाहता हूं। इस देश में बेरोजगारी भूखमरी बढ़ी है, और दुनिया के स्तर पर हम इतने 121वें स्थान पर पहुंच गए। भूखमरी में भारत सबसे आगे निकल गया, नाइजीरिया पाकिस्तान से भी हम गरीब हो गए, और बांग्लादेश से भी गरीब हो गए। कांग्रेस ने खड़ा किया। देखिए, गलतियां होती हैं, लेकिन देश का विकास किया कांग्रेस ही करेगी। उदित राज जी, कितने साल आप उनकी पार्टी के सांसद थे? हल्के में मत लीजिए उदित जी, आप इधर आइए, आपका तो आज स्वागत करना चाहिए। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिन्होंने कबूल किया हमसे गलती हो गई है। अरे ऐसा बड़ी ताली बजाइए इनके लिए। शाहबानो केस में मुस्लिम महिलाओं का अधिकार छीनने वाले पहले व्यक्ति जिन्होंने हमसे गलती हुई है। अब ये दूसरी बात, यूसीसी में हम आपके साथ हैं, क्या बोलेंगे? किसके केस में 11 बलात्कारियों को दूसरी गर्भवती महिला अब यूसीसी में इनको मानना पड़ेगा कि के साथ 11 लोगों ने बलात्कार यूसीसी में भी बोलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक बात बताओ, वापस गुजरात पे आना चाहिए। गुजरात मॉडल पे चर्चा एक सेकंड भाई, गुजरात में भी मैम राजनीति की बात हो रही है। एक सेकंड, यूसीसी पर बात कर रहा हूँ। नहीं एक सेकंड, जो मैंने आपसे सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब। हाँ ठीक है, अरे तब से आप बोल रहे हो उदित राज, बोलिए। अरे लड़ने की बात नहीं, आराम से। यूसीसी के मामले में ये देश को बेवकूफ बना रहे हैं। 5 साल पहले हिमाचल में ऐसा ही पहले बोला, या तो बोलने दीजिए भाई, या तो हम छोड़ के चले गए। एक सेकंड उदित राज जी, एक सेकंड रुक जाइए। राजीव जेटली जी, एक सेकंड रुकिए। नहीं उदित राज जी, अभी जो आप कह रहे थे, मेरा तो सवाल यूसीसी पर था भी नहीं। यूसीसी भी आप ही लेकर आ गए। ये नहीं, अब यूसीसी भी लेकर आ गए। एक सेकंड सर, कौन कह रहा है? अभी आपने कहा था मीडिया पर एक, अरे भाई जवाब तो देने दीजिए। अरे सवाल तो समझिए आप यूसीसी पर थोड़ी जाएंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो फिर अधूरा रह जाएगा। इनका तो जवाब नहीं, आप इतने सर, ये भाषण का मंच तो है नहीं। नहीं, ये भाग के हमारे यहाँ आए तो भाषण का मंच नहीं था। धर्म बेचना, भाग के यहाँ आए। उदित राज जी, ये भाग के यहाँ आए, कोई सभ्यता है? धन्यवाद कर रहा था। क्यों भाग के आए भाई? आराम से उदित राज जी, ये आप इनको अलाउ कर रहे हैं? आराम से
वो आपको गले लगाने के लिए आए थे? नहीं, गले लगाने के लिए आए थे आपको? किस लिए आए थे? हमारी बात का जवाब दीजिए। नहीं, आपको डराने धमकाने के लिए आए या आपको अप्रिशिएट करते हुए गले लगाने के लिए आए? ये जबरदस्ती बुलवाने के लिए कि बोलो बोलो बोलो। अरे आप पहले ही बोल चुके थे सर कि शाहबानो के केस में कांग्रेस पार्टी से गलती हो गई है, ये तो आप ही ने कहा था, आप ही ने गलती का जिक्र किया था। लेकिन उदित राज जी, मैं आपसे कुल मिलाकर ये कहना चाह रही हूँ कि जब आप मीडिया को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, आपका टारगेट अगर मीडिया है तो पहले अपनी राजनीति को देख लीजिए, पहले सेल्फ का आकलन कर लीजिए, जवाब दे देना चाहता हूँ। राजनीति का आकलन कर लीजिए। सवाल कर, ठीक है, सवाल रीना गुप्ता का जवाब। ठीक है सर, कोई बात नहीं, अब इंतजार कीजिए सर, इंतजार कीजिए अब अपनी बारी का। बढ़िया से देखा हमने कि जेटली जी कैसे उदित राज जी को गले लगा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिल बांट के ही गुजरात में सरकार चला रहे हैं। दोनों ने मिलकर इस देश को लूटा है। यही कारण है कि भाजपा जीते। आप चाहते हैं मदद करने के लिए इनके लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी दोनों का विकल्प है, दोनों मिल बांट के राजनीति करते हैं। यही कारण है कि 70 साल हो गए, 70 साल हो गए। अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं है। दोनों पार्टियों ने देश का बजट है वो दोनों पार्टियों ने मिल बांट के खाया है, नहीं तो 70 साल हो गए। एक सेकंड, ये सारे आरोप प्रत्यारोप है। एक सेकंड रुक जाइए भाई, किसने बनाया? शीला दीक्षित जी ने इन्होंने उसको केजरीवाल जी। एक सेकंड नीतू जी और उदित राज जी, इस डिबेट में कांग्रेस के 2 रिप्रेजेंटेटिव है, आपको ही समझना होगा। ऐसा नहीं हो सकता आप दोनों बराबर का ड्यूरेशन ले, क्योंकि तब मुझ पर सही मायने में अनफेयर होने के आरोप बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगाएंगे। ये मैं आप दोनों को स्पष्ट कर दूं। तो अगर आप इस तरह से लड़ेंगे तो तू मैं करेंगे तो दर्शकों के लिए मैं बहस करती हूँ उदित राज जी, ये मेरे और आपके लिए डिबेट नहीं है। हाँ ले लीजिएगा, दीजिएगा जवाब, लेकिन ऐसे दबाव बनाकर नहीं सर, प्रेशर में नहीं, दबाव बनाकर नहीं। हाँ बोलिए, आप कोई दबाव नहीं बना रहा है आप पे, आप दूसरों पर दबाव बना रहे हैं। आप बोलिए, आपके पास 30 सेकंड है, जवाब पूरा कर लीजिए 30 सेकंड में। देखिए, इन्होंने कहा यूसीसी पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है। इनको किसने रोका है भाई? हिमाचल प्रदेश में 5 साल पहले योजना बनाई, इन्होंने घोषणा किया। उत्तराखंड में जब चुनाव आता है तभी करते। लॉ कमीशन ने कहा कि ये फिजिबल नहीं है। लॉ कमीशन इन्हीं की सरकार में आया है। लॉ कमीशन ने कहा गलत इन्फॉर्मेशन। जहां तक शाहबानो की बात है, हम लोग वो लोग हैं जो देश को आगे ले जाते हैं, झूठ नहीं बोलते। इतिहास में अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। हो सकता है किसी का गलत रहा हो, हम नहीं कर सकते। यूसीसी का पेश ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये लॉ कमीशन इन्हीं का है। सुन लीजिए ना सर, यूसीसी पर बीजेपी देश को भ्रमित कर रही है, ये आरोप लगा रहे हैं उदित राज। जवाब आपका 40 सेकंड है आपके पास। मैं तो कहता हूं कांग्रेस कम से कम एक बार अपने मुंह से तो कह दे कि हाँ यूसीसी लागू होना चाहिए। बोलते थे जो राजीव गांधी जी से गलती हुई थी शाहबानो केस में, उसका हम पश्चाताप करें, जो पहली बार उदित राज जी ने माना। मैं हैरान हूं इस बात पे, लेकिन नमन है उदित राज जी को, इन्होंने इस बात को कबूला कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसी ने इस देश की मुस्लिम महिलाओं का अधिकार छीना था। ये पहली बार ऑफिशियली ये माना गया कांग्रेस द्वारा। लेकिन अब क्या इनका नतीजा होगा, किस तरीके से इनकी पार्टी इनको देखेगी, वो मेरे को नहीं मालूम। लेकिन यूसीसी पे भी एक बार बोलते हैं हाँ भाई हम भी आपके साथ हैं, मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए, सब लोग इस देश के बराबर होने चाहिए, सबके पास बराबरी के अधिकार होने चाहिए। ये बोलने में क्या हर्ज है? बोलने में क्या हर्ज है बताइए? हमने तो हमने तो उत्तराखंड की बात करी है, हिमाचल की बात की, हम तो हर प्रदेश जवाब ले लीजिए उनसे, जवाब लीजिए। करते क्यों नहीं? आपके लॉ कमीशन ने, मैं अभी रीड आउट कर दूं लॉ कमीशन का कि the atmosphere has to be built up. Now the atmosphere is not in favor to apply UCC. Because of you. आपका लॉ कमीशन कहता है, आपका लॉ कमीशन कहता है, आपका लॉ कमीशन, आप बेवकूफ बना रहे जनता। शाहबानो के समय में तो मैं कांग्रेस में नहीं था, मैं नहीं जानता क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब से कांग्रेस, और दूसरी बात है हमारे अंदर करेज है, हिम्मत है।
अगर हमसे गलतियां हुई तो स्वीकार किया है। हम झूठ नहीं बोलते कि 15 लाख लोगों को खाते में आ जाएगा, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, बाहर से काला धन आ जाएगा, किसानों की इनकम 2 गुना हो जाएगी। हम झूठ नहीं बोलते। ये गरीबी, ये सड़कें, ये बिजली पानी आप लोगों का टीवी डिबेट में ही क्यों ज्यादा सुनने को मिलता है? वहां पर जाकर राम, कंस, मुफ्ती तीर्थ यात्रा, जय सिया राम, इनके इर्द गिर्द जाने की जरूरत क्यों महसूस होती है? मैं आप सबसे तब से यही सवाल पूछ रही हूं। मुझे नहीं मिला पिछले 45 मिनट में जवाब। नीतू जी, देखिए, मेरा मानना है कि जय सिया राम कहना कोई गलत नहीं है, जो मैंने पहले भी आपको ये बात बोल चुकी हूँ कि अगर किसी धर्म में किसी की भी आस्था है तो उसका नाम लेना, किसी भाषण में अगर जय सिया राम कहना, ये कोई गलत नहीं है। बात डेवलपमेंट की भी हो रही है, बात सवाल भी पूछे जा रहे हैं। मेन मुद्दे क्या हैं आज? गुजरात की बात हो या देश की बात हो, महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं। उसका कोई जवाब देगा क्या? मोदी जी के पास जवाब है? केवल राम मंदिर की बात करना और हिंदुत्व की बात करना ही वो जो है उसका हल नहीं है। जनता जवाब मांग रही है महंगाई पर। खाद्य पदार्थों पे इतनी महंगाई है, गरीब आदमी की 2 वक्त की रोटी नहीं जुगाड़ कर सकता। कोविड की वजह से इतनी लाशें गंगा नदी में बह गई, उसका कोई जवाबदेही नहीं है। अभी आपने ये कहा कि जय सिया राम बोलना, जय श्री राम बोलना, किसी भगवान का नाम लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर आप अगली लाइन में आकर कहती है बस राम मंदिर कह देने से या हिंदुत्व की बात कर लेने से काम नहीं चलेगा। काम नहीं चलेगा कि सही मुद्दों की बात तो कीजिए ना। आप सही मुद्दे तो उठा ही नहीं रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, क्या रोजगार मिला? आप रिक्रूटमेंट देखिए ना गुजरात में, क्या नौजवानों को रोजगार मिला? नौजवानों को क्या मिल रहा है? नशा। मुझे भी नशा नहीं, मैं जो इन्हीं के पोर्ट्स के ऊपर करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी जाती है, क्या कोई उसके ऊपर कार्रवाई हुई? क्योंकि उन्हीं के अपने 2 दोस्तों की है ना वो, इसीलिए तो कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर इतना ही कंसर्न थे गुजरात को लेकर के तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते। मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने की अपील क्यों कर रहे थे? वही बात आप सोमनाथ में नमाज पढ़ने की अपील क्यों कर रहे थे? अगर इतना ही कंसर्न थे, बात कीजिए ना, महंगाई की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, आप डेवलपमेंट की बात कीजिए। माफ करो मुझे, बीच में नहीं, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना। क्यों मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं? आपको प्लीज, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, तो मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। ठीक है, आज देखिए बड़ा परिवर्तन हुआ आपकी डिबेट में, इतिहास आपने बनाया है। पहली बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इस बात को कबूल किया कि हमने कितनी गलतियां करी और हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार है। ये दूसरी बात कह रही है, दूसरी बात कही इन्होंने। और दूसरी बात, अब मैं कहता हूं अगर आपने अपनी गलती का पश्चाताप कर ही लिया है, उनका निजी कुछ भी बात हो सकती है, मेरा कुछ भी निजी बात हो सकती है। आप प्रवक्ताओं नहीं, आपकी निजी उधर गहलोत साहब की निजी होती है, सचिन पायलट जी की अलग निजी होती है, राहुल गांधी जी की अलग निजी होती है, प्रियंका वाड्रा जी की अलग निजी होती है। आपकी पार्टी की लाइन क्या, मुझे ये समझ नहीं आता। बहस नहीं कर सकती हूँ रीना गुप्ता जी। अदिति जी, हमने हमेशा से मुद्दों की बात करी है और हमारी पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो जनता से जब वोट मांगने जाती है अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती है। हम कहते हैं हमने जो वादा किया था उस पे हमने कैसे डिलीवर किया है, और हमारे जो प्रॉमिसेस होते हैं उनको भी हम गारंटी के रूप में देते हैं। आज की तारीख में हमें पता भी है, किसी को भी पता है, अदिति जी आपको पता है कि भाजपा ने क्या बोला है। अगर वो गुजरात में वापस उनकी सरकार बन जाती है तो वो क्या करेंगे गुजरात में, हमें पता है। इन्होंने पिछली बार क्या बोला था, उस पर किस पे डिलीवर किया है, किसी को नहीं पता। आम आदमी पार्टी के बारे में सबको पता है, सबको पता है कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है स्टेटमेंट गिनवा रहे हैं आप, उनके दावे गिनवा रहे हैं। चलिए मुझे डिस्कशन हो जाएगी, क्लोज करना है। कल गुजरात में सेकंड राउंड की फाइनल फेज की पोलिंग होगी, 93 सीटों पर मतदान होगा। जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाएगी और जी न्यूज पर स्पेशल ब्रॉडकास्ट हम लेकर आएंगे। आप सभी मेहमानों का, मेरे पास समय इतना ही है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी न्यूज पर खबरें जारी हैं।